डियर फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार की पाठशाला में स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। चलिए हम लोग वीडियो की ओर। दोस्तों, इस वीडियो में आप शुरू से लेकर के अंत तक बने रहेंगे और बिना स्किप किए वीडियो को देखेंगे, क्योंकि वीडियो के लास्ट में टेस्ट सीरीज रखा गया है और ये टेस्ट सीरीज मुख गुहा से रिलेटेड हैं और मुख गुहा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बने हैं इस सारे क्वेश्चन को कवर किया गया है और किसी भी एग्जाम में पूछे जाने वाले जो प्रश्न होंगे इसी प्रश्न के अंतर्गत रहेंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जाने थे, पाचन क्रिया में आहार नाल की मुख्य भूमिका होती है और आहार नाल के विभिन्न भाग होते हैं। इसके जो पहले भाग हैं मुख गुहा, इसके बारे में जानते हैं। मुख गुहा जो होता है ये आहार नाल का पहला भाग होता है। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, आहार नाल के पहले भाग को, आहार नाल के पहले भाग को मुख गुहा भक्कल कैविटी कहते हैं। तो दोस्तों, आहार नाल का जो प्रथम भाग होता है, पहला भाग होता है, उसे हम लोग मुख गुहा अर्थात भक्कल कैविटी कहते हैं। इसके बाद है मुख गुहा जो होता है, मुख गुहा भक्कल कैविटी ऊपरी और निचले जबड़े जम से घिरे होते हैं। मुख गुहा जो होते हैं ये दो तरह के जबड़े से घिरे होते हैं। ये जबड़े होते हैं ऊपरी जबड़े और ये निचले वाले जबड़े। ऊपर वाले जो जबड़े होते हैं ये अस्थाई होते हैं, परमानेंट होते हैं, और नीचे वाले जो जबड़े होते हैं ये अस्थाई होते हैं। ठीक है। जब हम लोग भोजन को चबाते हैं तो नीचे वाला जबड़ा गति करता है, जिसके कारण भोजन को चबाया जाने में मदद मिलता है। ठीक है। इसके बाद है मुख गुहा को बंद करने के लिए, मुख गुहा को बंद करने के लिए दो मांसल रचना होती है। इस मांसल रचना को ही हम लोग होठ कहते हैं, लिप्स कहते हैं। और ये मांसल रचना इसलिए कहते हैं क्योंकि होठ में, लिप्स में जो होते हैं कि अस्थि नहीं पाई जाती है। ठीक है। तो मुख गुहा को बंद करने के लिए, मुख गुहा को बंद करने के लिए क्या होती है, मांसल रचना होती है और इसे हम लोग होठ के नाम से जानते हैं। इसके बाद है मुख गुहा में तीन चीज़ पाई जाती है। पहला दांत, जीभ और लार ग्रंथियाँ। तो इस तरह से देखते हैं कि मुख गुहा में मुख्यतः तीन तरह की चीज़ पाई जाती है। पहला दांत, दूसरा है जीभ और तीसरा है लार ग्रंथियाँ। इसके बाद है मुख गुहा से भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। आहार नल के पहले भाग को मुख गुहा कहते हैं और कभी भी पूछा जाए कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है तो उसका सीधा आंसर होगा मुख गुहा से, क्योंकि मुख गुहा ही आहार नल का वो भाग है जहाँ से भोजन का पाचन की क्रिया पहले शुरू होती है। जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि मुख गुहा में दांत, जीभ और लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। अब देखते हैं जीभ को। मुख गुहा के फर्श पर, मुख गुहा के जो फर्श होते हैं उसके फर्श पर एक मांसल रचना होती है। मांसल रचना कहने का तात्पर्य होता है कि मांस की बनी एक रचना होती है जिसे कि हम लोग जीभ कहते हैं। इसलिए जीभ को मांसल रचना कहते हैं क्योंकि ये जो जीभ बना होता है इसमें किसी प्रकार की अस्थि नहीं पाई जाती है। ठीक है। और साथ ही साथ जीभ में दो सिरा होते हैं। जीभ में दो सिरा होते हैं, एक होता है अगला सिरा और एक होता है दूसरा पिछला सिरा। जीभ का जो अगला सिरा होता है वो स्वतंत्र होता है, जिसके कारण जीभ गति करते हैं, और इसका जो पिछला सिरा होता है वो मुख गुहा के फर्श से जुड़ा हुआ रहता है। जीभ की ऊपरी सतह पर छोटे छोटे अंकुर पाए जाते हैं। जीभ में दो तरह के सतह होते हैं, ऊपरी सतह और निचली सतह। जीभ के जो ऊपरी सतह होते हैं उसमें अंकुर जैसे छोटे छोटे अंकुर नुमा कुछ रचना पाई जाती है, जिसे कि हम लोग स्वाद कलियाँ कहते हैं। और ये स्वाद कलियाँ का क्या भूमिका होता है, इन्हीं स्वाद कलियों के द्वारा मनुष्य भोजन में उपस्थित या भोजन के विभिन्न स्वाद, जैसे स्वाद में खट्टा, मीठा, कड़वा आदि का ज्ञान इसे कराता है। और जैसा कि हम लोग ये भी देखें कि मुख गुहा में लार ग्रंथि भी पाई जाती है और जब भोजन को चबाया जाता है तो उस लार ग्रंथि से लार निकलता है और ये लार जीभ के गति के द्वारा भोजन में मिल जाता है और जीभ जो होते हैं अपनी गति के द्वारा भोजन को लार युक्त बनाता है। साथ ही साथ ये अपनी गति के द्वारा
भोजन को निगलने में भी मदद करता है। जैसा दिया गया है, जीभ अपनी गति के द्वारा भोजन को लारयुक्त बनाता है। हमेशा जीभ अपनी गति के द्वारा भोजन को लारयुक्त बनाता है, क्योंकि जब लार ग्रंथि से लार निकलती है तो जीभ गति करेगा नहीं तो भोजन उल्टे पुलटेगा नहीं, और भोजन के ना उल्टने पुलटने से लार उसमें अच्छी तरह से मिलेगा नहीं, और भोजन को निगलने में मदद करता है। जीभ अगर गति ना करे तो भोजन को निगलने में कठिनाई होगी। थैंक यू। लोग जीभ के बारे में तो जान लिए, अब जानते हैं दांतों के बारे में। जैसा कि दांत कहते हैं किसको, तो मसूड़े में धसे हुए सफ़ेद अस्थि खंड को दांत कहते हैं। दांत मसूड़े में धसे होते हैं और ये अस्थि खंड होते हैं और इसका रंग सफ़ेद होता है। प्रत्येक दांत मुख गुहा में किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, इसको हम लोग फिगर की मदद से जानते हैं। जैसा कि हम लोग जाने कि प्रत्येक दांत मसूड़े में धसे होते हैं, और दांत का वो भाग जो मसूड़े में धसे होते हैं उसे हम लोग जड़ कहते हैं। ये जो भाग है मसूड़े में धसा हुआ है जिसे कि हम लोग जड़ कहते हैं। साथ ही साथ दांत का वो भाग जो मसूड़े में धसा नहीं होता है, अर्थात मसूड़े के ऊपर व्यवस्थित होते हैं, उसे हम लोग शिखर या सिर कहते हैं। और दांत का वो भाग जो शिखर और जड़ के बीच में पाया जाता है उसे ग्रेवा या गर्दन कहते हैं। चलिए अब जानते हैं दांतों के प्रकारों के। दांत दो प्रकार के होते हैं, अस्थायी दांत और अस्थायी दांत। अस्थायी दांत को दूध के दांत भी कहते हैं, और ये 3 प्रकार के होते हैं। अस्थायी दांत 3 प्रकार के होते हैं, अस्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला है छेदक या कृदंत, इंसाइजर, भेदक या रदनक, केनाइन, और तीसरा है अग्रचवर्णक प्रीमोलर, और चौथा है चवर्णक और मोलर। और इन चारों दांत के अलग अलग कार्य हैं। जैसा कि छेदक या कृदंत, इंसाइजर जो दांत होते हैं इसका मुख्य काम होता है भोजन को काटना, इसलिए इसे काटने वाला दांत भी कहते हैं। और भेदक या रत्नक, केनाइन, इस दांत का मुख्य कार्य होता है भोजन को फाड़ना, और इसलिए इसे फाड़ने वाला दांत भी कहते हैं। अग्रचवर्णक और चवर्णक, इस दोनों का मुख्य काम होता है भोजन को चबाना, इसलिए इसे चबाने वाले दांत भी कहते हैं। अब जानते हैं ये दांत कितने कितने होते हैं मुख गुहा में, इनकी संख्या कितने होते हैं। जैसा कि छेदक या कृदंत जो दांत होते हैं इसकी संख्या 8 होती है। 4 नीचे वाले जबड़े में व्यवस्थित होते हैं और 4 ऊपर वाले जबड़े में व्यवस्थित होते हैं। इसके बाद है भेदक या रदनक, इसकी संख्या 4 होती है, 2 नीचे वाले जबड़े में, 2 ऊपर वाले जबड़े में। अग्रचवर्णक, इसकी संख्या 8 होती है, 4 नीचे वाले जबड़े में, 4 ऊपर वाले जबड़े में। साथ ही साथ बचा चवर्णक मोलर, इसकी संख्या 12 होती है, और ये 6 नीचे वाले जबड़े में व्यवस्थित होते हैं और 6 ऊपर वाले जबड़े में व्यवस्थित होते हैं। और प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा पाई जाती है। इस मज्जा गुहा के ऊपर में ही दंतस्थि या डेंटाइन पाई जाती है, जो कि दांत का अधिकांश भाग को तैयार करती है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दांत का अधिकांश भाग कौन तैयार करती है, तो उसका आंसर होगा दंत अस्थि या डेंटाइन। यानी प्रत्येक दांत के जो मज्जा गुहा होते हैं उसके ऊपर में दंत अस्थि या डेंटाइन व्यवस्थित होते हैं, और ये डेंटाइन जो होते हैं हड्डी से अधिक कड़ा तथा इनका रंग पीला होता है। डेंटाइन हड्डी से अधिक कड़ा होता है और इसका रंग पीला होता है। डेंटाइन के ठीक ऊपर इनामेल की एक करीब परत होती है। डेंटाइन के ऊपर में इनामेल की एक करीब परत होती है। यह परत दांतों को सुरक्षा प्रदान करती है, और दांत का जो इनामल होता है शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग अगर पूछा जाए तो वो दांत का इनामेल होता है। साथ ही साथ एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में 32 दांत होते हैं। किसी भी वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में कुल 32 दांत पाए जाते हैं। कि हम लोग जान चुके हैं जीभ और दांत के बारे में, तो अब जानते हैं लार ग्रंथि के बारे में। मुख गुहा में लार का निर्माण जिस ग्रंथि से होता है उसे ही लार ग्रंथि कहते हैं। मनुष्य के मुख गुहा में लार का निर्माण करने वाले जो ग्रंथि होते हैं उसे ही लार ग्रंथि कहते हैं। ठीक है।
अब लार ग्रंथि से निकलने वाले जो लार होते हैं उस लार में बलगम, लवण, जीवाणुरोधी यौगिक, एंजाइम और पानी के साथ साथ कुछ रसायन भी उपस्थित होते हैं। जैसा कि लार में जो बलगम होते हैं ये भोजन को चिपचिपा बनाने में सहायक होते हैं और लवण भोजन में उपस्थित अम्ल को नियंत्रित करता है, उसको उदासीन करने में सहायक होता है। साथ ही साथ जीवाणुरोधी जो यौगिक एंजाइम पाए जाते हैं ये भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया या हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करता है। और रसायन मुख्यतः मुंह के पीएच मान को बरकरार रखती है। तो कहीं ना कहीं लार जो होते हैं वो मुंह के पीएच मान को नियंत्रित करती है, ठीक है। और लार ग्रंथि, मनुष्य के जो लार ग्रंथि होते हैं वे 24 घंटे या एक दिन में लगभग 1 से लेकर के 1.5 लीटर तक का लार स्रावित करती है। तो मनुष्य के लार ग्रंथियाँ जो होती है वो 24 घंटे अर्थात एक दिन में 1 लीटर से लेकर के 1.5 लीटर तक लार को स्रावित करती है। लार ग्रंथि से निकलने वाले जो लार होते हैं उस लार में 98% पानी होते हैं और 2% म्यूसिन और टाइलिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं। मनुष्य के मुख गुहा में जो उपस्थित लार ग्रंथियाँ होती है उस लार ग्रंथि से जो लार का स्राव होता है उस लार में मुख्यतः 98% पानी की मात्रा होती है और 2% में टाइलिन और म्यूसिन नामक रसायन पाया जाता है। और टाइलिन नामक जो एंजाइम होते हैं ये एंजाइम भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में परिवर्तित करता है। तो चलिए अब जानते हैं लार ग्रंथि के प्रकार को। लार ग्रंथि 3 प्रकार के होते हैं। पहला पेरोटिड लार ग्रंथि, सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि और सबलिंगुअल लार ग्रंथि। पेरोटिड लार ग्रंथि पेरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि सबमैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल लार ग्रंथि सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड। जैसा कि हम लोग देखे हैं मनुष्य के मुख गुहा में 3 तरह के लार ग्रंथि पाए जाते हैं, पेरोटिड लार ग्रंथि और सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि और सबलिंगुअल लार ग्रंथि। अब पेरोटिड लार ग्रंथि जो है यह लार ग्रंथि सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। पेरोटिड लार ग्रंथि मनुष्य के मुख गुहा में सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 से लेकर के 4 सेंटीमीटर होती है। साथ ही साथ इसका जो वजन होता है वो 30 ग्राम का होता है। और पेरोटिड लार ग्रंथि से जो होती है कुल लार का 20% भाग को ये तैयार करती है। पेरोटिड लार ग्रंथि से जो निकलने वाले लार होते हैं उसको हम लोग सीरस के नाम से जानते हैं। इसी के साथ सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि जो है ये मनुष्य के मुख गुहा की दूसरी बड़ी लार ग्रंथि होती है और ये कुल लार का 65 से लेकर के 70% लार को स्रावित करती है। इसके साथ ही साथ सबलिंगुअल लार ग्रंथि जो होते हैं सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड ये कुल लार का 5% भाग को तैयार करती है। तो दोस्तों हम लोगों ने जो भी सीखा उसका एक ऑब्जेक्टिव रखा गया है और इसमें से देखते हैं कि कितना हम लोग सीख पाए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आहार नाल के प्रथम भाग को क्या कहते हैं। इसका ऑप्शन दिया गया है ए मुख गुहा, बी अमाशय, सी मलद्वार, डी इनमें से कोई नहीं। जैसा कि जानते हैं पाचन की क्रिया आहार नाल में प्रारंभ होती है और आहार नाल के बहुत सारे भाग हैं। तो इसके प्रथम भाग जो होते हैं मुख गुहा, वहाँ से भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मुख गुहा। दूसरा क्वेश्चन है मुख गुहा किससे घिरी रहती है। मुख गुहा जो होती है वो किससे घिरी होती है। ऑप्शन ए मसूड़े, बी जबड़े, सी दोनों से, डी इनमें से कोई नहीं। जैसा कि जानते हैं मुख गुहा जबड़े से घिरे होते हैं और ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े से, और मसूड़े जो होते हैं वो जबड़े में धंसे होते हैं।
तो दोनों तो हो नहीं सकता है, इनमें से तो कोई नहीं होगा, क्योंकि इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। तो मुख गुहा घिरी होती है जबड़े से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, मुख गुहा को बंद करने के लिए जो मांसल रचना होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है, ए होठ, बी जबड़ा, सी दांत, डी गाल। जैसा कि जानते हैं, मुख गुहा को बंद करने के लिए जो मांसल रचना होती है उसे हम लोग होठ कहते हैं, लिप्स कहते हैं, और इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ए होठ। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुख गुहा में स्थित होता है, मुख गुहा में स्थित होता है। ऑप्शन ए दांत, ऑप्शन बी जीभ, ऑप्शन सी लार ग्रंथियाँ, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। हम जानते हैं कि मुख गुहा में ये तीनों चीज़ पाए जाते हैं, दांत भी पाए जाते हैं, जीभ भी पाए जाते हैं, और लार ग्रंथियाँ भी पाए जाते हैं, और इसलिए इसका जो आंसर होगा इनमें से सभी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मनुष्य में भोजन का पाचन जो होता है वो मुख गुहा से प्रारंभ होता है, और ऑप्शन दे रखा है, ए छोटी आंत, बी आमाशय, सी मुख गुहा, और डी बड़ी आंत। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी मुख गुहा से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मुख गुहा के फर्श पर पाए जाने वाले मांसल रचना जो होते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है जीभ, ऑप्शन बी है होठ, ऑप्शन सी है मसूड़ा, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, मुख गुहा के फर्श पर जो मांसल रचना होते हैं उसे हम लोग जीभ कहते हैं, और इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ए जीभ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। जीभ का कौन सा सिरा स्वतंत्र होता है? ऑप्शन ए पिछला सिरा, ऑप्शन बी अगला सिरा, ऑप्शन सी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। जैसा कि जानते हैं, जीभ में 2 सिरा होते हैं, और अगला सिरा पिछला सिरा। अगला सिरा जो होता है वो स्वतंत्र होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इसका अगला सिरा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, जीभ का कौन सा सिरा मुख गुहा के फर्श से जुड़ा होता है? तो अभी तुरंत हम लोग जाने कि जीभ में 2 सिरा होते हैं, और अगला सिरा स्वतंत्र होता है, तो पिछला सिरा इसका मुख गुहा के फर्श से जुड़ा होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, जीभ की ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे जो अंकुर होते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है स्वाद कलियाँ, बी है मसूड़ा, सी है इनामेल, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जीभ की ऊपरी सतह पर, निचली सतह नहीं, जीभ के ऊपरी सतह पर जो छोटे छोटे अंकुर पाए जाते हैं उसे हम लोग स्वाद कलियाँ कहते हैं, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए होगा स्वाद कलियाँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, मनुष्यों को भोजन के विभिन्न स्वादों का पता किससे चलता है? जीभ से, स्वाद कलियाँ से, होठ से, या इनमें से या लार ग्रंथि से। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, मनुष्य विभिन्न तरह के भोजन करते हैं, और उस भोजन में बहुत तरह के स्वाद होते हैं, जैसे खट्टा, मीठा, कड़वा आदि। इन सबों का जो मनुष्यों को ज्ञान होता है कि भोजन खट्टा है या मीठा है, इसका पता चलता है स्वाद कलियाँ से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी स्वाद कलियाँ से। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, लार कहाँ से स्रावित होता है? लार जो होता है वो कहाँ से स्रावित होता है? ऑप्शन दिया गया है, ए स्वाद कलियाँ से, बी ग्रसनी से, सी लार ग्रंथियाँ से, डी जीभ से। तो लार जो स्रावित होते हैं वे होते हैं लार ग्रंथि से। तो और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा सी लार ग्रंथियाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, भोजन को लार युक्त बनाने में कौन सा अंग सहायक होते हैं? ऑप्शन ए दिया है ग्रसनी, और बी दिया है जबड़ा, सी जीभ, डी दांत। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भोजन को सर्वप्रथम उठा के मुख गुहा में डाला जाता है, और वहाँ पर भोजन छोटे छोटे खंडित रूप में कट उठ जाता है, दांत उसे चबाता है, और उसी समय लार ग्रंथियाँ भोजन के चबाने क्रम में लार ग्रंथियों से लार स्रावित होते हैं, और वे लार को भोजन में जीभ अपनी गति के द्वारा मिलाते हैं। तो जीभ जो होते हैं भोजन को लार युक्त बनाते हैं। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा जीभ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसूड़े में धसे हुए
अस्थि खंड को क्या कहते हैं? तो मसूड़े में जो अस्थि खंड होते हैं, अस्थि मतलब हड्डी का जो अलग अलग टुकड़े होते हैं और वे मसूड़े में धंसे होते हैं, और उसे हम लोग दांत कहते हैं। और दांत जो होते हैं ये उजले रंग का होता है, सफ़ेद रंग का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसे होते हैं उसे क्या कहते हैं? अब दांत का कुछ भी भाग मसूड़े में धंसा होगा तब ना, नहीं तो दांत तो गिर सकता है। तो दांत का जो भाग मसूड़े में धंसा होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दिया है जड़, बी ग्रीवा, सी सिर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जड़। तो दांत का जो भाग मसूड़े में धंसा होता है उसे जड़ यानी रूट कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। दांत का वह भाग जो मसूड़े के ऊपर स्थित होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए ग्रीवा, बी सिर, सी शिखर, डी बी और सी दोनों। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दांत का जो भाग मसूड़े में धंसा होता है उसे सिर या शिखर कहते हैं। सिर को ही शिखर कहते हैं या शिखर को ही सिर कहते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन बी और सी दोनों, तो यानी डी जो है बी और सी दोनों होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, दांत का सिर और जड़ के बीच वाला भाग क्या कहलाता है? दांत का जो जड़ और सिर के दोनों के बीच का जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन दिया है शिखर, बी दिया है ग्रीवा, सी दिया है गर्दन और डी बी और सी दोनों। तो इसे हम लोग कहते हैं ग्रीवा भी कहते हैं और गर्दन भी कहते हैं। तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, बी और सी दोनों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए है 2, बी 3, सी 4, डी 5। दांत जो होते हैं वो 2 ही प्रकार के होते हैं, एक अस्थाई दांत होते हैं, दूसरा अस्थाई होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। 18 नंबर का क्वेश्चन है, दूध के दांत होते हैं। मनुष्यों के हर मनुष्य का दूध का दांत पहले आता है, और ये दूध का जो दांत होता है वो क्या होता है? अस्थाई होता है, बी अस्थाई, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो दूध का जो दांत होता है वो अस्थाई होता है क्योंकि ये कुछ समय के बाद टूट जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, अस्थाई दांत या दूध के दांत कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए है 2, बी 4, सी 3, डी 6। तो दूध के दांत या अस्थाई दांत ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, अस्थाई दांत कितने प्रकार के होते हैं? मनुष्यों में जो अस्थाई दांत होते हैं जो कि उसके लाइफ टाइम तक होते हैं, तो उन दांतों की संख्या होते हैं, ऑप्शन है ए में 3, बी 6, सी 4, डी 5। तो इसका सही आंसर होगा सी 4। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस दांत को काटने के दांत कहे जाते हैं? ऑप्शन ए रदनक, बी चवर्णक, सी छेदक, डी अग्रचवर्णक। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा छेदक, क्योंकि छेदक दांत जो होते हैं वे सबसे पहले भोजन को काटने में मदद करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। फाड़ने वाला दांत होता है, अब भोजन को जो फाड़ा जाता है वो किस दांत की सहायता से? ऑप्शन दिया गया है ए रदनक, बी भेदक, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो भोजन को जो फाड़ने वाला दांत होता है उसको हम लोग रदनक भी कहते हैं और भेदक भी कहते हैं, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी दोनों। ठीक है, 21 क्वेश्चन नंबर 23 को लेते हैं। चवर्णक और अग्रचवर्णक दांत का क्या कार्य होता है? ऑप्शन दिया हुआ है ए भोजन को काटना, बी भोजन को फाड़ना, सी भोजन को चबाना, डी इनमें से कोई नहीं। तो चवर्णक और अग्रचवर्णक दांत का जो मुख्य काम होता है, कार्य होता है, वो होता है भोजन को चबाना, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो सी है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छेदक इंसाइजर दांत की संख्या होती है, छेदक दांत की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 4, बी 8, सी 12, डी 16। तो
छेदक दांत की संख्या इसमें से बी यानी कि 8 होती है। तो 24 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, मनुष्य के मुख गुहा में किस दांत की संख्या 4 होती है? मनुष्य के मुख गुहा में, एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में कुल 32 दांत पाए जाते हैं और इनमें से जो मनुष्य के मुख गुहा में जो दांत की संख्या 4 होती है वो होते हैं दांत, ए में है चवर्णक, बी में है रजनक, सी में है छेदक और डी में है इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी रजनक। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 26 को। क्वेश्चन नंबर 26 है, चवर्णक और अग्रचवर्णक दांतों की कुल संख्या 20 होता है। इनमें से चवर्णक दांतों की संख्या होती है ए 4, बी 8, सी 12, डी 6। तो मनुष्य के मुख गुहा में चवर्णक और अग्रचवर्णक जो दांत होते हैं ये दोनों मिलाकर के कुल 20 होते हैं। इनमें से पूछा गया है चवर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सी 12। और यदि चवर्णक दांतों की संख्या 12 है तो अग्रचवर्णक दांतों की संख्या तब 8 हो जाएगी, 20 - 12। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अब 27 है, मज्जा गुहा दांत के किस भाग में स्थित होता है? ऑप्शन ए दिया है ऊपरी भाग में, बी निचले वाले भाग में, सी बीच वाले भाग में, डी बाह्य वाले भाग में। तो मज्जा गुहा हमेशा दांत के बीच वाले भाग में होता है, इसलिए इसका सही आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं, दांत का अधिकांश भाग किसके द्वारा तैयार होता है? दांत जो बनता है वो दांत अधिकांश किस पदार्थ से या किस चीज़ से मिलकर बना होता है? तो उसका जो आंसर है ए इनामेल, बी डेंटाइन, सी दंत अस्थि और डी में है बी और सी दोनों। तो दांत का जो अधिकांश भाग तैयार होता है वो डेंटाइन के द्वारा होता है। डेंटाइन को हम लोग दंत अस्थि भी कहते हैं, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो डी होगा, बी और सी दोनों, यानी डेंटाइन और दंत अस्थि एक ही हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 है, मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। मनुष्य के शरीर में पूरा होल बॉडी में सबसे कठोर भाग जो होता है वो क्या होता है? ऑप्शन दिया गया है ए हड्डी, बी दांत, सी दांत का इनामेल, डी डेंटाइन। तो सबसे कठोर भाग होता है दांत का इनामेल। क्वेश्चन नंबर 30 है, दांत को सुरक्षा प्रदान कौन करता है? दांतों को सुरक्षा प्रदान कौन करता है? तो इसका जो ऑप्शन है ए डेंटाइन, बी इनामेल, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो दांत को सुरक्षा प्रदान करने वाले जो तत्व पाए जाते हैं उसे हम लोग इनामेल कहते हैं और ये दांत का इनामेल सबसे कठोर भाग है। तो चलिए इसके बाद के क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 31 क्वेश्चन नंबर है, एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में कुल दांतों की संख्या कितनी होते हैं? ऑप्शन ए 16, बी 30, सी 24, डी 32। तो वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में दांतों की कुल संख्या 32 होती है, इसलिए 31 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर डी होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 32, लार में क्या क्या उपस्थित होता है? ए बलगम, बी लवण, सी विषाणुरोधी यौगिक और डी दिया है इनमें से सभी। तो लार में ये 3 चीज़ मौजूद होते हैं, बलगम, लवण और विषाणुरोधी यौगिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सभी। 33 नंबर क्वेश्चन है, मुंह का पीएच मान नियंत्रित होता है। मुंह का पीएच मान जो होता है एक निश्चित तक होती है, मुंह का पीएच मान 5.5 होता है। ठीक, तो इसको नियंत्रित करती है ए लार, बी म्यूकस, सी पाचन एंजाइम, डी इनमें से कोई नहीं। तो मुंह के पीएच का मान को नियंत्रित करती है लार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34, लार में जल की मात्रा होती है। लार में जल की मात्रा पाई जाती है ए 99%, बी 98%, सी 20% और डी में है 50%। तो लार में हमेशा जल की जो मात्रा होती है वो लगभग 98% पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35, लार ग्रंथि से प्रतिदिन कितना लार का स्राव होता है? ऑप्शन ए में है 1 से 1.2 लीटर, बी दिया है 1 से 1.3 लीटर, सी 2 से 3 लीटर,
डी 1 से 1.5 लीटर। तो मनुष्य के जो लार ग्रंथि होते हैं तो उस लार ग्रंथि से प्रतिदिन 1 से लेकर के 1.5 लीटर लार का स्राव होता है, इसीलिए इसका जो सही आंसर है वो होगा डी। तो अब और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 36 का, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन ए टाइलिन, बी गैस्ट्रिक लाइपेज, सी म्यूसिन, डी ए और सी दोनों। तो मनुष्य के मुख गुहा में जो लार ग्रंथि पाई जाती है उससे जो निकलने वाला लार होता है उस लार में 2 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, एक टाइलिन, दूसरा म्यूसिन। तो ऑप्शन ए में भी दिया गया टाइलिन, ऑप्शन सी में दिया गया है म्यूसिन, इसके लिए इसका जो सही आंसर होगा डी, ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 का, भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में परिवर्तित कौन एंजाइम करता है? ऑप्शन ए पेप्सिन, बी इमाइलेज, सी लाइपेज, डी टाइलिन। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग जो भोजन करते हैं उस भोजन में मंड पाया जाता है। उस मंड को शर्करा में परिवर्तित किया जाता है और इसको मंड को शर्करा में जो परिवर्तित करने वाला एंजाइम होता है वो होता है टाइलिन। ठीक है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा 37 का वो होगा डी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 1। मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, इसलिए 38 का जो सही आंसर है वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, पैरोटिड लार ग्रंथि से निकलने वाला लार को किस नाम से जाना जाता है? ए सीरस, बी सीरम, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है और इस 3 जोड़ी लार ग्रंथि से अलग अलग तरह के लार निकलते हैं। तो पैरोटिड लार ग्रंथि से जो निकलने वाला लार होता है उसको हम लोग सीरस के नाम से जानते हैं, यानी कि 49 नंबर का जो आंसर होगा वो ए होगा। और इसके बाद का जो क्वेश्चन है 40, उसको दिया गया है, मनुष्य में सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। 3 प्रकार की लार ग्रंथि होती है और इस 3 प्रकार की लार ग्रंथि में सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि होती है ऑप्शन में दिया गया है सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल, पैरोटिड, इनमें से कोई नहीं। ये तीनों ही लार ग्रंथि मनुष्य के मुख गुहा में पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे बड़ी होती है वो सी होती है, इसलिए 40 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा। थैंक यू।